कंसिडर दिस फिफ्थ केस। मैं ना आपको ये एक और एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ वेरियस बायर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब देखो, जब हम एक्सपोर्ट करते तभी भी तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है ना। तो आप है ना, ये फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है ना, इसको आप है ना ऐसे समझिए, ये एक्सपोर्ट है। इंटरस्टेट सप्लाई टू वेरियस बायर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, आप उसको ऐसे पकड़िए। 16,80,000। अब एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सपोर्ट्स लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। एक्सपोर्ट्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स में टैक्स इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। आईजीएसटी सी ऑफ कोर्स आईजीएसटी लगता है उस पर, आईजीएसटी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, तो अभी हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको पहले ही सिखाई है। सो इट वुड बी 16,80,000 if it is 112 percentage. So what would be 100%? ठीक है, 16,80,000 into 100 divided by 112. So क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे आंसर? आशना ने मुझे आंसर दे दिया है 15 lakhs। 15 लाख। यस, तो ये जो 15 lakhs है ना, आपको ऐसे समझना है कि एक्सपोर्ट है। मतलब इन्होंने ना अधूरा पॉइंट दिया है, मिसिंग है, मतलब वर्ड्स मिसिंग है इसमें, इसलिए नीचे सॉल्यूशन में देखो ना काउंट किया है। काउंट किया है मतलब ये ना एक्सपोर्ट होगा जरूर, क्योंकि आईजीएसटी उस पर ही एप्लीकेबल होता है अगर इंटरस्टेट हो तो, या फिर विथ सेम पैन नंबर। देखो नेक्स्ट केस, सिक्स्थ वाला केस। इंटरस्टेट सप्लाई टू ओन इस्टेब्लिशमेंट्स, मतलब मेरे खुद के इस्टेब्लिशमेंट्स को, ब्रांच को, जैसे एग्जाम्पल, अंडर सेम पैन। ठीक है, ₹11,20,000 इंक्लूडिंग आईजीएसटी 12%। देखो, सेम पैन के अंडर में अगर इंटरस्टेट सप्लाई किया है चलेगा, 11,20,000 चलेगा, लेकिन उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। कितनी टैक्स इंक्लूड हो गई है? 12%। निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और बताइए विदाउट टैक्स कितना अमाउंट इंक्लूड करना है? इट वुड बी 10 लाख। 10 lakhs। वेरी गुड। कैसे किया? 11,20,000 into 100 divided by 112। तो आपका आंसर आएगा 10 lakhs। चाहिए तो लिख दो, और चाहिए नहीं, ये लिखना है आपको बाजू में। कैसे आया ये 10 lakhs लिखना है, वर्किंग नोट पे मार्क्स होती हैं। कैसे आया ये 11,12,000, उधर ही बाजू में लिख देने का। ओन इस्टेब्लिशमेंट के बाजू में ब्रैकेट बना देने का छोटा, जैसे सेकंड पॉइंट के इधर देखो ब्रैकेट बना हुआ है, वैसा सेम ब्रैकेट आप फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट के इधर भी बनाएंगे। तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो जाएगा? ये आप सम कर रहे हो, आई होप। सिर्फ बोलना नहीं है, सम करना है। सॉल्यूशन किया हुआ है Yes, यहाँ पे। ma'am. हाँ करिए, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ कॉपी करने के लिए। हो सके तो खुद से करो, देख कर मत करो। और एग्रीगेट टर्नओवर देखो आ रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसका टोटल मैच हो रहा है आपके साथ। पॉइंट है उस पर आप नोट लिखिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला, मतलब पॉइंट नंबर 4। ब्रैकेट बना दीजिए उधर ही जहां पे आपने लिखा है इनवर्ट सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। As per the definition of aggregate turnover, the value of inward supplies, which comes under RCM, the value of inward supplies which comes under RCM. What is RCM? Reverse charge mechanism. Which comes under RCM would be excluded, would be specifically excluded, would be specifically excluded। ठीक है, आपने क्योंकि देखो ऊपर अमाउंट दिया हुआ था 5 lakhs, पर आपने उसको नील दिखाया ना, तो कुछ तो नोट में बताना पड़ेगा कि नील क्यों दिखाया आपने। ठीक है, तो उसका हमने एक नोट लिख दिया, because as per the definition of aggregate turnover it is specifically excluded। Okay,
आया 1,24,00,000 एग्रीगेट टर्नओवर? Yes, ma'am. अच्छा, अगर देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब इस मैन्युफैक्चरर का एग्रीगेट टर्नओवर आया 1,24,00,000, क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है? कैन ही ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? सो सिंपल क्वेश्चन, इतना क्या सोच रहे हैं आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, क्यों ले सकते हैं, रीजन बताएंगे? Ma'am, within the Under threshold limit. 1.5. वेरी गुड, विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1.5 करोड़, मतलब इसका है 1,24,00,000 और थ्रेशोल्ड लिमिट है 1,50,00,000, उसके नीचे है। चलो लिख दो, ये भी लिख दो, लिखो। क्या नाम है इस कंपनी का? XYZ ना, लिखिए XYZ लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। लिख दीजिए, देखो पेपर में आएगा ये, तो कैसे उसको आंसर करना है वो भी लिख दो। Measures XYZ Limited, comma, a manufacturing concern, is eligible to opt for composition scheme, is eligible to opt for composition scheme because his aggregate turnover that is rupees 1,24,00,000, rupees 1,24,00,000 is less than the threshold limit. The aggregate turnover, that is 1,24,00,000, is less than the threshold limit of rupees 1,50,00,000, of rupees 1,50,00,000, or you can simply write 1.5 crores. ओके, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ये टेबल में जो आपने एग्रीगेट टर्नओवर निकाला है उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगी, और जो अभी आपने आंसर दिया कि कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं या नहीं विथ रीजन, वो आपका 2 मार्क्स हो जाएगा। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स, ये मुझे कहीं और से मिला है और बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने डाला है। लेट मी बी वेरी ट्रू, इतना डिटेल में आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है, बट स्टिल मुझे लगा आपका थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी डाला है। तो पेपर में घूम फिर के ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने सोचा डाल देते हैं, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। Following are the few examples wherein we have assumed the aggregate turnover of the previous financial year does not exceed 1.5 crores. अभी ना मेरे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स हैं, दोनों में आपको ये अजम्पशन लेके चलना है कि एग्रीगेट टर्नओवर है ना 1.5 करोड़ से नीचे। किसके नीचे? 1.5 करोड़ के नीचे। अच्छा, अगर 1.5 करोड़ के नीचे और अगर आप सप्लायर हो, समझो आप सप्लायर हो और आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लेनी है, ठीक है, नहीं ले रही हो आप कॉम्पोजिशन स्कीम, नहीं ले रही हो, तो जो नॉर्मल स्कीम लेंगे उसके अंडर में कैसे टैक्स भरेंगे आप, कितनी टैक्स भरेंगे वो पूछ रहे हैं। देखिए, रुकिए पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ, अदरवाइज आपका ध्यान पूरा सॉल्यूशन पे जाएगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल 1, जिसमें वो कह रहा है कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, बट स्टिल वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लेना चाह रहे हैं, और वैसे भी ऑप्शनल होता है, कॉम्पोजिशन स्कीम कंपलसरी नहीं होता है, आपकी मर्जी, आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। मैंने कहीं नहीं बोला जिनका 1.5 करोड़ से नीचे उनको कंपलसरी कॉम्पोजिशन स्कीम ही लेनी है, मैंने अभी तक आपको ऐसे कभी नहीं पढ़ाया, ना कोई पॉइंट ऐसे सिखाई, ठीक है, इट्स एन ऑप्शनल, ठीक है ना। आगे देखो,
कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले रहा है तो आगे क्या क्वेश्चन क्या है देखिए, उसके इनवर्ड सप्लाई, देखो एक सप्लायर बना हुआ है, उसके इनवर्ड सप्लाईज है, एरो देखो उसकी तरफ आ रहे हैं, मतलब उसके पास गुड्स आ रहे हैं, इनवर्ड खरीद रहे, वो खरीद रहा है गुड्स को। अच्छा कौन से गुड्स को खरीद रहा है देखो, एक तो वो है सर्विसेज, गुड्स नहीं, यहाँ पे सर्विसेज की बात चल रही है, तो इनपुट इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, ओके, इनवर्ड सप्लाई है, ध्यान देना। अब यूज्ड एंड निल रेटेड, अब वो जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो निल रेटेड हैं, ठीक है। यूज्ड इन अनदर सप्लाई, ओके, 10 lakhs ऐसे हैं जो अनदर सप्लाई करने के लिए आपने कुछ सर्विसेज खरीद ली 10 lakhs की, ठीक है। अब ये तो खरीदना हो गया, इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज करना। अब आपने परचेज किया है, सप्लायर है तो बेचेंगे भी तो सही, ठीक है, आप बेच रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इंट्रा, इंट्रा मीन्स विद इन द स्टेट, आपने गुड्स को सप्लाई किया, सर्विसेज को सप्लाई किया, ठीक है। अच्छा कौन से सर्विसेज को सप्लाई किया, ABC, 3 कैटेगरी के आपके पास सर्विसेज हैं, जो भी है गुड सर्विसेज, जो भी देखते हैं हम लोग, कौन से कैटेगरीज हैं। निल रेटेड सप्लाई 15 lakhs, जिसपे कोई 0% टैक्स, निल मतलब जीरो, निल मतलब टैक्स नहीं लग रही है। एग्जम्प्टेड सप्लाई 20 lakhs, ठीक है, ये एग्जम्प्टेड है GST में से। अदर टैक्सेबल सप्लाईज 15 lakhs, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है कैलकुलेट द नेट टैक्स पेबल इफ द इनपुट एंड आउटपुट टैक्स रेट ऑफ GST इज 12%। अगर इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों GST के हिसाब से 12% है, तो आप मुझे बताइए इसका नेट लाइबिलिटी क्या होगा। नॉर्मल, हाँ, GST के कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं, क्योंकि ऊपर ऊपर पहले उसने ये बता दिया कि आपने ये देखना है कि सप्लायर डज नॉट ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब तो फिर नॉर्मल स्कीम खरीदेगा, नॉर्मल स्कीम में तो नॉर्मल टैक्स भरेगा ना, 1%, 5%, 6% थोड़ी भरेगा, कितनी भरेगा, 12%। वो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि ये जो गुड्स है ना वो 12% के स्लैब में आते हैं कि 28 के स्लैब में आते हैं कि 5% के स्लैब में आते हैं, वो दिया रहेगा जैसे अभी दिया हुआ है। कैलकुलेट नेट टैक्स पेबल इफ इनपुट एंड आउटपुट टैक्स रेट ऑफ GST इज 12%। अब देखिए बहुत सिंपल है, कैसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं ये वाली पॉइंट, मतलब पहले, मतलब ऊपर वाले सम्स में हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि अगर नॉर्मल टैक्स भरनी है ना, तो देखो 2 टैक्सेस होती है, एक आउटपुट टैक्स, एक इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में से हम ITC क्लेम करते हैं और उसके बाद हम नेट टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। याद रखो जब भी मुझे नेट टैक्स निकालना होता है ना, तो ITC क्लेम करने का, वेरी सिंपल, हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले याद रखो आउटपुट टैक्स होता है फॉर्मेट में, तो आउटपुट टैक्स किस पे लगाया जाता है, आउटवर्ड सप्लाई पे। आउटवर्ड सप्लाई देखो कहाँ कहाँ किया है, एक निल रेटेड किया है। अभी निल रेटेड तो समझने वाली बात है, टैक्स तो लगेगी नहीं, ये देखो 15 lakhs पे नो टैक्स दिख रहा है आपको, नो टैक्स, GST के कॉलम में निल। अब सेकेंड, मैं आउटवर्ड की बात कर रही हूँ, इनवर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हमारे फॉर्मेट के हिसाब से आउटपुट टैक्स में से ITC माइनस होते हैं, तो सबसे पहले आउटपुट टैक्स लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आउटवर्ड सप्लाई में पहला है निल रेटेड, उसे हमने लिखा, लेकिन GST नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि निल रेटेड है, 0% टैक्स, ठीक है। एग्जम्प्टेड सप्लाई 20 lakhs, अब ये भी लिखेंगे 20 lakhs, लेकिन एग्जम्प्टेड खुद ही बताता है, एग्जम्प्टेड मतलब नो GST एप्लीकेबल, ठीक है, नो GST एप्लीकेबल, तो निल कर देंगे। अच्छा अब आ जाइए अदर टैक्सेबल सप्लाईज में, अदर टैक्सेबल सप्लाईज में 15 lakhs है, एक्चुअली ये इसने नीचे डाल दिया, एक्चुअली ये ऊपर आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आपको ऊपर डालना है आउटवर्ड सप्लाई में, ध्यान से देखो, हाँ 15 lakhs आप यहाँ लिखेंगे ऊपर वाले कॉलम में, तो 15 lakhs लिख दिया आपने। अब ये क्या बोलता है, ये टैक्सेबल सप्लाई है। अच्छा कितना टैक्स लगेगा इसके ऊपर, 12%, ये खुद ही बताया है उसने। तो 15 lakhs का 12% कितना होता है, देखो कैलसी पे निकालो आंसर, 15 lakhs का 12% कितना होता है, 1,80,000. यस, आपको नहीं ये ऊपर वाले कॉलम में लिखना है, ये वाले कॉलम में जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे देखिए इसने गलती से ITC में डाल दिया, जबकि ये आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है, इसको मुझे यहाँ पे लिखना है 1,80,000। अब आ जाएंगे सेकंड पे, सेकंड क्या होता है, लेस ITC, ITC को हमेशा माइनस करते हैं,
ध्यान से सुनेंगे। अब हमारे पास दो आईटीसी में भी जब मैंने खरीदा था ना, उसके ऊपर आईटीसी मिलता है। अच्छा, कितने गुड्स खरीदे थे मैंने? दो स्लॉट्स में गुड्स खरीदे थे, एक निल रेटेड, एक अदर सप्लाई। अदर मतलब आप बोल सकते हैं टैक्सेबल, अदर मतलब बोल सकते हैं टैक्सेबल, क्योंकि कुछ बोला नहीं है ना, तो आप अज्यूम कर सकते हैं टैक्सेबल है ये। अच्छा, निल रेटेड कितना है? 18 लाख लिखेंगे, लेकिन आपने इसके ऊपर टैक्स ही नहीं भरी थी ना, तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा। आपने टैक्स क्यों नहीं भरी थी? क्योंकि ये निल रेटेड है। आया समझ में? ये निल रेटेड है, इसीलिए आपने इसके ऊपर टैक्स नहीं भरी थी। आया समझ में? ना भरी थी टैक्स, ना आपको आईटीसी मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखो निल कर दिया, लिखा है लेकिन निल कर दिया। कहाँ निल कर दिया? जीएसटी के कॉलम में। ठीक है ना। अब आ जाइए आईटीसी का सेकेंड आइटम, जो बोलता है अदर सप्लाईज मतलब टैक्सेबल 10 lakhs। अब 10 lakhs पे कितना टैक्स भरना है? 12%। मतलब भरना मतलब आपने भरा था, अब आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, तो 10 lakhs का 12% कितना होता है? देखो 1,20,000। 1,20,000। यस, 1,20,000। तो आपने क्या करना है? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का टोटल करना है। दो निल थे, एक एक था 1,80,000, मतलब टोटल हो जाएगा 1,80,000। अब दो आईटीसी थे, जिसमें से एक निल था और एक था 1,20,000 रुपए। तो टोटल आईटीसी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, आउटपुट टैक्स जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो 1,80,000 ये मैंने गवर्नमेंट को भरना था, जो मुझे कस्टमर ने पे किया। मैं ऑलरेडी अपने मैन्युफैक्चरर को, अपने होलसेलर को भर चुकी हूँ 1,20,000, वो माइनस कर दूंगी और नेट जीएसटी लाइबिलिटी मेरी होगी 60,000 रुपीज। अब समझ आया ये कैसे मतलब उन्होंने किया है? तो आप एक काम करेंगे, पहले ये सॉल्यूशन कर लीजिए आप, मैं आपको 2-3 मिनट दे रही हूँ अपने तरीके से। आपको चाहिए तो आउटर कॉलम भी बना सकते हैं जीएसटी का, मतलब ये 1,80,000 निल निल सब इनर कॉलम में लिखे, आउटर कॉलम में 1,80,000 को लेके आ सकते हैं, और फिर निल और 1,20,000 एक कॉलम में लिखे 1,20,000 को आउटर कॉलम में लेके आ सकते हैं। या फिर आप अपने हिसाब से देखिए आप कितना उसको बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, चलो मैं आपको टाइम दे रही हूँ 2-3 मिनट, ये सॉल्यूशन लिख लो। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 में जाएंगे, जहाँ पे उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की है। ठीक है, तो देखेंगे किसमें लाइबिलिटी कम है उसकी। लिखिए। सो सेकंड केस इज इफ द सप्लायर ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब वो कह रहे हैं कि आप सेम ले लीजिए, आप पूरा सब कुछ सेम ले लीजिए, लेकिन जो जो सप्लायर है वो कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं। याद रखो, कॉम्पोजिशन स्कीम में आईटीसी अवेल नहीं हो सकती। आईटीसी का बेनिफिट कॉम्पोजिट डीलर को नहीं मिलता है। ये बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, हमने ये रूल्स में पढ़ा था। अब देखिए, एक सप्लायर है जिसने गुड्स खरीदे, इनवर्ड सप्लाई, ठीक है, यूज्ड इन निल रेटेड, निल रेटेड है, ठीक है, 18 lakhs के कुछ गुड्स खरीदे हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगती है, निल रेटेड है। यूज्ड इन अनदर सप्लाई मतलब टैक्सेबल सप्लाई के गुड्स हैं ये, जिसे अमाउंट दिया गया 10 lakhs। ठीक है, मतलब इस पे इसने टैक्स भरी है सप्लायर ने, लेकिन आई होप यू रिमेम्बर, भरने के बाद भी इससे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टैक्स का रेट इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा कि ना वो आईटीसी नहीं भी लेंगे, मतलब उसका बेनिफिट, आईटीसी का बेनिफिट सप्लायर को नहीं दिया जाता। नहीं तो दो बेनिफिट्स हो गए ना, टैक्स रेट भी कम हो गया और आईटीसी भी क्लेम कर ली, तो गवर्नमेंट तक क्या पहुंचेगा? फिर तो कुछ पहुंचेगा ही नहीं गवर्नमेंट तक। इसीलिए आईटीसी नहीं दे रहे हैं हम इसको। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा कहीं पे भी कॉम्पोजिशन के सम्स में। अब इसने, ये सप्लायर है, इसने गुड्स जो खरीदे उसको बेच रहे हैं। अब जो बेच रहा है ना, उसमें 3 कैटेगरीज है, निल रेटेड 15 lakhs, एग्जम्प्टेड 20 lakhs, सेम ऊपर फिगर्स भी सेम है, अदर टैक्सेबल 15 lakhs। कंप्यूट द नेट टैक्स पेबल इफ द इनपुट टैक्स रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। अब जो उसने टैक्स भरी थी उसके ऊपर 12% था इनपुट टैक्स, मतलब जब गुड्स को खरीदना था तब टैक्स भरी थी, दैट वाज 12%। लेकिन अब जब वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहा है तो आउटवर्ड
जो आउटपुट टैक्स होगी वो 1% होगी। क्यों? क्योंकि उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ले रखी है। अब कॉम्पोजिशन स्कीम लेने की वजह से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है 12% का, वो उसे नहीं मिलेगा क्योंकि उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली। तो बहुत सिंपल है, देखो कितना इजी है। अब आउटपुट टैक्स निकालनी है मुझे, आईटीसी नहीं लेना है, उसका नोट लिखेंगे हम, उसका हम नोट लिखेंगे, ठीक है। वो जो लिखेंगे ना वो मैं बताऊंगी आपको कैसे लिखना है, पर पहले आप देखिए इनकी नेट टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। अब आईटीसी को तो भूल जाओ आप, ये भूल जाओ, ये वाला पार्ट भूल जाओ। अब यहाँ आ जाओ आउटवर्ड सप्लाई पे, इसके ऊपर आउटपुट टैक्स लगती है। अच्छा, निल रेटेड पे कोई टैक्स नहीं लगेगी। ये देखिए, अगर ये मैन्युफैक्चरर है, अच्छा यहाँ पे भी ना दो पार्टीशन की है, अगर ये सप्लायर मैन्युफैक्चरर है और अगर ये सप्लायर ट्रेडर है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर है तो किसके ऊपर टैक्स लगेगी और ट्रेडर है तो किसके ऊपर टैक्स लगेगी। अभी अभी हमने ऐसा वाला टाइप का सम किया, देखो निल रेटेड है 15 lakhs, मैन्युफैक्चरर का काउंट होता है, यस। एग्जम्प्टेड 20 lakhs, मैन्युफैक्चरर के टाइम पे काउंट होता है, यस। और टैक्सेबल सप्लाई है वो तो डेफिनेटली काउंट होता है 15 lakhs। याद रखो मैन्युफैक्चरर के ऊपर 1% का टैक्स लग रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1%। 1% है, मतलब ये दोनों में हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, ट्रेडर भी हो सकता है, तो दोनों के हिसाब से सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरर है तो टोटल टर्नओवर लेना है। टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 50 lakhs। 50 lakhs का 1% कितना होता है? 50,000। अगर आप देखेंगे तो केस नंबर 1 में नेट जीएसटी लाइबिलिटी थी 60,000 और कॉम्पोजिशन का केस नंबर 1 देखिए, मैन्युफैक्चरर 50,000। मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम लेना फायदा हुआ ना। क्यों? क्योंकि उसका जो टर्नओवर है वो छोटा है, ज्यादा नहीं है। टर्नओवर बड़ा हो जाएगा ना तो फिर रेट बढ़ता जाएगा। रेट तो देखो 1% ही होगा लेकिन अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो ना सप्लायर को थोड़ा देखकर कैलकुलेशन करके कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आईटीसी भी अवेल नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसा पता चला ये 60,000 से एक्सीड हो गया ये वाला अमाउंट, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फायदे में है कॉम्पोजिशन स्कीम तो लेनी चाहिए, नहीं तो नहीं। वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो समझना पड़ता है, वो आपको एक एक्सपर्ट करके देता है। मतलब जो जीएसटी के नॉलेज में, जैसे जैसे अभी हमको पता है तो हम और थोड़ा नॉलेज लेकर गेन करके हम कैलकुलेशन पाथ सीख कर कॉम्पोजिशन स्कीम निकाल के अभी जो हमने सीखा ये सब वो कैलकुलेट कर सकते हैं, समझा अभी। तो बिजनेसमैन को ये एक्सपर्ट करके देता है, अकाउंटेंट जिसको पूरा जीएसटी का नॉलेज है कि कौन सी वाली स्कीम आपके लिए बेस्ट होगी, ठीक है ना। आप ट्रेडर को देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले हमने रिवीजन की थी इसकी। जो जो ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर के लिए टैक्सेबल, जो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है सिर्फ उसके ऊपर जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर ट्रेडर है तो उसका और फायदा, ये देखिए 15,000 की टैक्स लग रही है सिर्फ, दैट्स इट। अब ये 15,000 कैसे आए ये देखिए, निल रेटेड नहीं लेना, एग्जम्प्टेड नहीं लेना, सिर्फ टैक्सेबल लेना है। 15 lakhs का 1% कितना होता है? 15,000। आया समझ में कैसे कैलकुलेट करना है? चलो आप ये नोट डाउन करिए, कुछ डाउट हो तो पूछिए। मीनवाइल आप नोट डाउन भी कीजिए ये सॉल्यूशन। नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर इज 50,000 and net GST liability of trader is 15,000 under composition scheme। ऐसा नोट आपको लिखना पड़ेगा। आपको चाहिए तो आप पहले सॉल्यूशन पार्ट खत्म करो, फिर मैं रिपीट करती हूँ सेम नोट। नोट लिखो इसका। क्या लिखवाना था? द नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, the net GST liability of manufacturer is rupees 50,000, is rupees 50,000 and that of trader, थोड़ा फास्ट लिखें, and that of trader is rupees 15,000, 15,000 is rupees 15,000 under the composition scheme, under the composition scheme, and ITC cannot be availed under composition scheme। ये भी नोट लिखना पड़ेगा। And ITC cannot be availed under composition scheme, full stop, that's it।
आप ना लेक्चर फिर से ज्वाइन करो, लास्ट एग्जाम्पल है, 10 मिनट लगेंगे मुझे.